So now we are going to discuss speed time graphs. Okay, can you tell me कि अगर हम स्पीड को डिवाइड कर देते हैं विद टाइम, हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ जाती है? हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ स्पीड विद टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन. सो हम क्या कर सकते हैं, हम बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जिस तरह से ये स्पीड टाइम के ग्राफ ड्रॉ किए उसी तरह से हम अगर एक्सेलरेशन वाले ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे. सो हमारे पास कौन सा वेरिएबल हम लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट हम लेंगे टाइम. क्यों? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम 5 का इंटरवल ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, राइट. ये आ जाएगा एज इट इज. अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी बाई डिस्टेंस, जैसे कि 10, 20, सॉरी यहाँ अब क्या आएगी? इट इज़ नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नाउ इट इज स्पीड टाइम ग्राफ. तो यहाँ पे क्या वाई एक्सिस के अबाउट हम क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को हम क्या करेंगे? वेलोसिटी को हम लिख देंगे मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखें, हम कंसिडर कर रहे हैं कौन सा वाला प्लॉट? जब ऑब्जेक्ट्स हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं. ठीक है, पहला केस, फर्स्ट ग्राफ हम यहाँ लिख लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड है तो ये देखें, लेट सपोज एक बॉडी है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है. उसकी स्पीड कितनी थी? 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब जब वो 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव कर रही है, इसका मतलब है जब 5 सेकेंड गुजरे तब भी उसकी स्पीड कितनी थी? 30. जब 10 सेकेंड्स गुजरे तब भी उसकी स्पीड इतनी थी. जब 15 सेकेंड गुजरे तब भी उसकी स्पीड इतनी थी. तो इसका मतलब है जब हम इन तमाम पॉइंट्स को मिला देंगे, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. इट मीन्स दैट जो भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे उनकी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होगी तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर हमारे पास स्पीड सेम हो तो, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, टाइम चेंज हो रहा है और उसके बावजूद भी स्पीड चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो होगी. हमने कांस्टेंट स्पीड के अबाउट हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी. ये तो बहुत आसान है, सिंपल है. नाउ नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं. नेक्स्ट ग्राफ है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड. अब अगर हमारे पास क्या होगा? यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हो एंड यूनिफॉर्म चेंजिंग स्पीड भी कह सकते हैं हम इसे. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है uniform acceleration, or you can say uniformly changing speed. Okay, one more thing that I want to add here is that when we are discussing uniform acceleration, तो क्या होता है, इसको हम define करते हैं when the body covers equal या change in the velocity वो सेम रहती है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है. लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा.
हम सिंपल, हमारे पास टाइम एक्सिस है 5, 10, 15, 20 एंड दिस इज टाइम एक्सिस। नाउ दिस इज डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे। ठीक है। अब अगर हम देखें तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमने कहा कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी जब 5 सेकंड गुजरे तो बॉडी की लेट सपोज एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी जो थी, सॉरी मीटर पर सेकंड, स्पीड जो थी वो क्या थी 10। जब 10 सेकंड गुजरे वो 20 होगी, जब 15 सेकंड गुजरे वो 30 होगी, जब 20 सेकंड गुजरे वो 40 होगी। तो इसका मतलब है बॉडी ने इक्वली उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ बनता है जो हमारे पास इस फॉर्म की जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है और ये जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ठीक है, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करता है अगर कोई बॉडी, तो उसका उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी जो कोई भी स्पीड टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस जो ये स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया का जो कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। You can simply say the area under the speed time graph is equal to the distance traveled by the moving object. मैं लिख देती हूँ area under the speed time graph is equal to, किसके इक्वल होता है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल, कितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके इक्वल होता है। लेट सपोज हम एक वेरिएबल कोई भी बॉडी है और हम एक ग्राफ देख लेते हैं और हम उसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट एक्चुअली करना चाह रहे हैं। लेट सपोज ये हमारे पास टाइम एक्सिस है 10 सेकेंड्स का इंटरवल है 10, 20, 30, ये टाइम एक्सिस है और इस एक्सिस पे हम लोगों ने वेलोसिटी ली हुई है मीटर पर सेकेंड में और हमारे पास है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, नाउ यू कैन सी, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि भाई जब हमारे पास 10 सेकेंड्स थे तब तक 10 सेकेंड में बॉडी ने जो है इक्वली उसकी इंटरवल यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी कब तक 20 मीटर पर सेकेंड तक, जब वो 10 सेकेंड के अराउंड था, यानी जितना ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसकी जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी इक्वल स्पीड में चेंज आ रहा था। यानी ये कौन सी स्ट्रेट लाइन बनी है, वही जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब क्या हुआ, जब यहाँ 10 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट हुई। ठीक है, कांस्टेंट हुई और उसके बाद जब बॉडी मतलब जिस तरह गाड़ी है, गाड़ी को हम एक्सेलरेशन देते हैं, एक्सेलरेट हो जाती है और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू हो जाती है और एक पॉइंट आता है जब बॉडी की जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है वो उसकी एक्सेलरेशन से मूव मूव कर रही होती है। उसके बाद क्या होता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, वी नो दैट तब क्या होता है, बॉडी की वापस से एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाती है। अब ये क्या है, ये कोई रेगुलर पैटर्न तो है नहीं, तो हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना डिस्टेंस है तो हम इसको पहले ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखें, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दरम्यान में रेक्टेंगल है। सो हम इन ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया हम उसको हमें हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं, हम उन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हम अपना फाइंड आउट कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने
एरिया आ जाता है हमारे पास, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, उन दोनों को सम कर लेते हैं और हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता है जो कि इक्वल होता है जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है। सो एरिया अंडर द कर्व किसके इक्वल आ जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे।